हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे जुलाई मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और जुलाई मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद। और याद रखिएगा, वीडियो आपको जो मिलेगी हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगी। जैसा क्लास में पढ़ाया गया है एज इट इज आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको कंटेंट क्वेश्चन ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा क्लास में पढ़ाया गया है इसी तरीके से आपको पढ़ना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ नीचे दिए गए लिंक से। दोनों ही लैंग्वेज में जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उसमें पढ़ सकता है। आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको दिए गए हैं कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, What is the purpose of the Reserve Bank of India Centralized Information Management System CIMS? क्या बोलेंगे इसको? Centralized Information Management System CIMS। पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की CIMS का उद्देश्य क्या है? सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य क्या है? क्या इसका पर्पस है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका पर्पस है to handle big data and facilitate data analysis. Option A is the right answer of this question. क्वेश्चन में जो कंटेंट है उसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला गया है कि CIMS is designed to manage the flow, aggregation, analysis and dissemination of massive amounts of data across multiple domains। यानी कि CIMS जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को कई डोमेन में भारी मात्रा में डेटा के प्रवाह, एकत्रीकरण, विश्लेषण और प्रसार को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है द आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड द सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम टू रिवॉल्यूशनाइज इट्स डेटा हैंडलिंग एनालिसिस एंड गवर्नेंस। तो आरबीआई ने अपने डेटा मैनेजमेंट, विश्लेषण और प्रशासन में क्रांति लाने के लिए सीआईएमएस की शुरुआत की है। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है कि सीआईएमएस का क्या पर्पस है। जो भारतीय रिजर्व बैंक की सीआईएमएस सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है इसका क्या पर्पस है? तो इसका पर्पस है टू हैंडल बिग डेटा एंड फैसिलिटेट डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द सिस्टम लेवरेजेस एडवांस टेक्नोलॉजी टू मैनेज बिग डेटा इनेबलिंग पावरफुल डेटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग, विजुअल एनालिटिक्स एंड स्टैटिकल एनालिसिस। तो सिस्टम बड़े डेटा को प्रबंधित करने, शक्तिशाली डेटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग, विजुअल एनालिटिक्स और सांख्यिकीय विश्लेषण को सक्षम करने के लिए उन्नत तकनीक का लाभ उठाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांता दास अनाउंस द लॉन्च during the 17th Statistics Day Conference in Mumbai, highlighting the system's potential to transform economic analysis, supervision, monitoring and enforcement across various domains। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए गए हैं। इसी तरीके से आपने जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें जो कंटेंट आपको दिया जाएगा उसको भी पढ़ना है लाइन बाय लाइन, इसी तरीके से जैसे आपको पढ़ के समझाया गया है ऐसे ही। ठीक है, तो सारे कंटेंट को आपने पढ़ना है लाइन बाय लाइन और जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है, जो लैंग्वेज जिसको इजी है, कंफर्ट है, उस लैंग्वेज में पढ़ सकता है। ऊपर आपको इंग्लिश में दिया गया है, नीचे जो रेड में है वो हिंदी में समझाया गया है। सेम चीज समझाई गई है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में भी इसी तरीके से समझाया गया है। तो जो लैंग्वेज सुटेबल है उसमें पढ़िए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़िए। जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है जरूर पढ़िए। कंटेंट से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं प्रीवियस बैंक एग्जाम्स में और पूछे भी जाएंगे जो नेक्स्ट बैंक एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन सब काफी डीप में पूछे जाते हैं। तो जैसा क्वेश्चन है ऐसा ही नहीं होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि डीप में भी अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आप आंसर कर पाए। ठीक है, तो इसलिए पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। जैसे सुटेबल है आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ, प्रोवाइड कराया भी जाता है, तो इसलिए आपने अच्छे से पढ़ना है लाइन बाय लाइन। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? What is the maximum limit for the deposit in the महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 स्कीम? पूछा क्या गया है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना में जमा की अधिकतम सीमा क्या है?
अगर किसी को पता है आंसर तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आंसर करके बता सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी? 2 लाख, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, the maximum limit for the deposit in the Mahila Samman Saving Certificate 2023 scheme is 2 लाख रुपीस। तो महिला सम्मान बचत पत्र 2023 योजना में जमा की अधिकतम सीमा कितनी है? जमा की अधिकतम सीमा है 2 लाख रुपये। ठीक है, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। What is the interest rate of the girl चाइल्ड सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि फॉर द जुलाई सितंबर 2023 पीरियड? इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको मैंने भी देख सकते हैं, मैंने ये रेड में आपको आंसर किया है। द इंटरेस्ट रेट फॉर द गर्ल चाइल्ड सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि स्टैंड्स एट द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ 8% फॉर द जुलाई सितंबर 2023 पीरियड। ठीक है, पूछा गया था आपसे कि क्या इंटरेस्ट रेट ऑफ गर्ल्स चाइल्ड सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि फॉर द जुलाई से सितंबर 2023 के पीरियड में, तो 8%। इस तरह से आपने आंसर को देखना है। ये जो आपको नीचे रेड में दिया गया है ये आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने इसी पेज में बहुत सारे 3 क्वेश्चंस ले लिए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आ सकता है, व्हाट इज द न्यू इंटरेस्ट रेट फॉर अ 5-year रिकरिंग डिपॉजिट्स फॉर द जुलाई टू सितंबर 2023 क्वार्टर? क्या राइट आंसर है, द न्यू इंटरेस्ट रेट फॉर अ 5-year RD फॉर द जुलाई टू सितंबर 2023 क्वार्टर इज 6.5%, which increased from the previous rate of 6.2%। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। ये आप लोगों के लिए एक सैंपल क्वेश्चन है जो किस तरह से और क्वेश्चन बन सकते हैं इसी इंफॉर्मेशन पे रिगार्डिंग जो पूरी महिला संबंधी है, इसके बेस पे अदर जो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, महिला सम्मान बचत है, सुकन्या समृद्धि है, ये सारी आपको जो स्कीम्स है इनमें पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the maximum percentage of the eligible balance that an account holder can withdraw during the Mahila Samman Saving Certificate 2023 scheme टेनर? ठीक है, पूछा क्या गया है इसमें कि क्या मैक्सिमम परसेंटेज होगा एलिजिबल बैलेंस एंड अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉ ड्यूरिंग द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 स्कीम? राइट आंसर क्या है, अकाउंट होल्डर आर एलिजिबल टू विड्रॉ अ मैक्सिमम ऑफ अप टू 40% ऑफ द एलिजिबल बैलेंस इन द स्कीम अकाउंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 स्कीम। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ये आप लोग देख सकते हैं सैंपल क्वेश्चन है कि किस तरह से अदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, What is the interest rate offered under the महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 स्कीम? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज दर क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ब्याज दर क्या है, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7.5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। The deposit made under the scheme will bear interest at the rate of 7.5% per annum, which will be compounded quarterly, resulting in an effective interest rate of approximately 7.7%। बोला गया है कि योजना के तहत की गई जमा राशि पर 7.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा जो त्रैमासिक रूप से संयोजित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावी ब्याज दर कितना होगा, लगभग 7.7% हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑथराइज्ड ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड एलिजिबल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू इंप्लीमेंट एंड ऑपरेशनलाइज द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। तो भारत सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पात्र निजी क्षेत्र के बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 को लागू करने और संचालित करने के लिए अधिकृत किया है। इस तरह से सारे पॉइंट्स पढ़ते जाने हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एवरी गर्ल एंड वुमन इन इंडिया। अकाउंट ओपनिंग इज अवेलेबल अंटिल March 31st 2025 with a tenure of 2 years.
The scheme can be subscribed to at post offices and eligible scheduled banks. ठीक है, क्या बोला गया है इसमें कि इस योजना का लक्ष्य भारत की प्रत्येक लड़की और महिला को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। खाते खोलने की सुविधा 2 साल की अवधि के साथ 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध है। ठीक है, इस योजना के मेंबर्स को डाकघरों और पात्र अनुसूचित बैंकों में ली जा सकती है। ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन था आपका, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज दर होगी 7.5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स डैश बैंक डे ऑन 1 जुलाई 2023। तो आरबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस होता है 1 जुलाई। कब स्थापना की गई थी, तो 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, पूछा क्या गया है आपसे क्वेश्चन में कि इस वर्ष कौन सा स्थापना दिवस मनाया है बैंक ने अपना। सीधी सीधी बात है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, सेलिब्रेट किया है, मनाया है, तो कौन सा है, 65, 67, 68, 69, क्योंकि 1995 के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर कैलकुलेशन की जाए, अगर आपको पता है तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 68। ठीक है, 68वां मनाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 68 बैंक डे ऑन 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 1955 में स्थापना की गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। द बैंक वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन 1 जुलाई 1955। ठीक है, द डे वॉज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री बाय ऑर्गेनाइजिंग वेरियस प्रोग्राम्स एट डिफरेंट सेंटर्स। ठीक है, तो इस बार मनाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा, 68 बैंक डे। ठीक है, कब, 1 जुलाई 2023। और स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई के सीएफओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो वो किसको किया गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, उनका क्या नाम है जिनको अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है कामेश्वर राव कोदावंती। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कामेश्वर राव कोदावंती is the right answer. T. Kameshwar Rao Kodavanti has been appointed as the CFO of State Bank of India effectively from July 1st, 2023. State Bank of India, the country's largest lender, has announced the appointment of Kameshwar Rao Kodavanti as its Chief Financial Officer. Kameshwar Rao Kodavanti, who has been with the bank since 1991, assumed the position of 1st July 2023. This article provides details about Kodavanti appointments and his professional background. ठीक है, तो कब से बैंक के साथ है, उन्होंने कब ज्वाइन किया था, 1991 में। ठीक है, क्या नाम है इनका पूरा, टी कामेश्वर राव कोदावंती हैज अपॉइंटेड द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब से, 1 जुलाई 2023 से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स 68 फाउंडेशन डे, मैंने बताया था कि 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स अक्रॉस 21 डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स इन द कंट्री। हाउ विल द ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया असिस्ट बिजनेसेस कस्टमर्स। क्या पूछा गया है, हिंदी में देखते हैं। पूछा गया है कि अपने 68वें 68 को बोलेंगे 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर एसबीआई ने देश के 21 जिलों केंद्रों में 34 लेन देन यानी कि 34 लेन देन बैंकिंग हब का उद्घाटन किया है। कितने, 34। ठीक है, 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स, कितने, अक्रॉस 21 डिस्ट्रिक्ट्स में। पूछा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक के लेन देन बैंकिंग केंद्र व्यवसायिक ग्राहकों की सहायता कैसे करेंगे। हाउ विल द ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया असिस्ट बिजनेसेस कस्टमर्स, कैसे असिस्ट करेंगे ये। ठीक है, ये पूछा गया है, तो कैसे करेंगे, by connecting them with subsidiary companies. ठीक है, ऑप्शन सी, by connecting them with subsidiary
companies is the right answer. The transaction banking hubs will leverage the power of one within the SBI group to enable seamless connectivity with different business verticals and subsidiary companies. On the occasion of its 68th foundation, the SBI has inaugurated 34 transaction banking hubs across 21 डिस्ट्रिक्ट सेंटर इन द कंट्री। ठीक है, डिटेल्स में आपको कंटेंट को पढ़िएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने ट्रांजैक्शन हब्स, तो 34 ट्रांजैक्शन हब्स कितने डिस्ट्रिक्ट में, तो 21 डिस्ट्रिक्ट में। दीज हब्स एम्स टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड क्विक ट्रांजैक्शन बैंकिंग solution to customer। ठीक है, these hubs aims to provide efficient and quick transaction banking solution to customer। क्लियर हो गया। 68वें स्थापना दिवस पे ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, Why did Piramal Finance open its first all-women branch called, क्या नाम है इसका, मैत्रेयी। ठीक है, तो पिरामल फाइनेंस ने अपनी पहली पूर्ण महिला शाखा मैत्रेयी क्यों खोली है, रीजन पूछा गया है, क्यों खोली है, किसने खोली है, पहली बात पिरामल फाइनेंस ने खोली है। क्या खोली है, तो फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच। क्या नाम है इस ब्रांच का, मैत्रेयी। ठीक है, मैत्रेयी इस ब्रांच का नाम है। यहाँ से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। मैत्रेयी किसने खोली है, पिरामल फाइनेंस ने। ये क्या है, तो ये फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्यों खोली है पूछा गया है ना, तो टू एम्पावर वुमेन बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टेलर्ड टू देयर नीड्स, राइट, टू रीइंफोर्स देयर कमिटमेंट टू वुमेन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट, to tap into the growing market potential of female customer। ठीक है, तो all of the above is the right answer, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि सारे ही पॉइंट्स वुमेन्स फेवर में है और वुमेन्स के लिए ही खोली है मैत्रेयी। किसने खोली है, पिरामल फाइनेंस ने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्या बोला गया है कंटेंट में वो हम देख लेते हैं। बोला गया है Piramal Finance, a leading housing finance company, has taken a significant step towards empowering women by opening its first all-women branch called मैत्रेयी in, कहां पर खोली गई है, ये जो ब्रांच है ये खोली गई है तिरुपुनिथुरा। ठीक है, कहां पर, तिरुपुनिथुरा सबर्बन एरिया इन कोची। तो अग्रणीय हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, याद रखना पिरामल फाइनेंस अगर होगा तो पूरा याद रखिएगा, पिरामल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, पिरामल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने कोची के उपनगरीय क्षेत्र जिसका नाम है तिरुपुनिथुरा में मैत्रेयी नामक अपनी पहली पूर्ण महिला शाखा खोलकर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिस स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन इनिशिएटिव्स एम्स टू कैटर टू द यूनिक नीड्स ऑफ फीमेल कस्टमर्स एंड टैप इनटू द ग्रोइंग मार्केट पोटेंशियल। तो इस रणनीति विस्तार पहल का उद्देश्य महिला ग्राहकों की अनूठी जरूरतों को पूरा करना और बढ़ती बाजार क्षमता का लाभ उठाना है। विद प्लान्स टू ओपन ब्रांच इन जयपुर, मुंबई, मोहाली एंड दिल्ली, पिरामल फाइनेंस इज रीइंफोर्सिंग इट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू वुमेन अक्रॉस इंडिया। ठीक है, क्लियर हो गए सारे जिसमें पॉइंट से इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको ऑप्शंस में भी दे दिए हैं। और ये याद रखना कि पिरामल फाइनेंस ने ओपन की है अपनी फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच जिसका नाम है मैत्रेयी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट एक्शन डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेक रिगार्डिंग महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के संबंध में आरबीआई ने क्या कार्रवाई की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कैंसिल इट्स बैंकिंग परमिट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला गया है, आरबीआई मेड अ सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट ऑन जून 27 रिवोकिंग द बैंकिंग परमिट ऑफ महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इन धारवाड़, कर्नाटका। आरबीआई ने 27 जून को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कर्नाटक के धारवाड़ में महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग परमिट रद्द कर दिया है। However, in a subsequent move, the RBI granted the institutions a non-banking institution license, allowing it to continue its operations। तो ठीक है, क्या बोला गया है इसमें कि हालांकि
बाद के कदम में आरबीआई ने संस्था को एक गैर बैंकिंग संस्थान लाइसेंस प्रदान किया, जिससे उसे अपना संचालन जारी रखने की अनुमति मिल गई। ठीक है, पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड के संबंध में आरबीआई ने क्या कार्यवाही की है, तो कैंसिल किया है इसके सभी बैंक परमिट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफेक्टिव इमीडिएटली ऑन जून 27 द आरबीआई ऑफिशियली कैंसिल्ड द बैंकिंग लाइसेंस ग्रांटेड टू महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड व्हिच हैड बीन इन इफेक्ट सिंस मार्च 23, 1994. This decision does not hinder the bank's ability to engage in the businesses of banking and accept deposits from non-members. ठीक है, तो क्या बोला गया है कि 27 जून को तत्काल प्रभाव से आरबीआई ने आधिकारिक तौर पर महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड को दिया गया बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया, जो 23 मार्च 1994 से प्रभावी था। यह निर्णय बैंक की व्यवसाय में संलग्न होने और जमा स्वीकार करने की क्षमता में बाधा नहीं डालता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला गया है, IDFC फर्स्ट बैंक एंड IDFC लिमिटेड हैव अनाउंस्ड देयर मर्जर प्लान्स। ठीक है, विद अ शेयर एक्सचेंज रेशियो ऑफ 155 इक्विटी शेयर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक फॉर एवरी 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ IDFC. What percentage of shareholding does IDFC Limited hold in IDFC First Bank as of June 30, 2023? क्या बोला गया है कि IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड ने अपनी विलय योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें IDFC के प्रत्येक 100 इक्विटी शेयरों के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के 155 इक्विटी शेयरों का शेयर विनिमय अनुपात शामिल है। 30 जून 2023 तक IDFC लिमिटेड के पास IDFC फर्स्ट बैंक में कितने परसेंट हिस्सेदारी है, ये पूछा गया है 30 जून 2023 तक। तो 30 जून 2023 तक डेट के साथ दिया गया है, चेंज हो जाए तो आंसर कुछ और हो सकता है, लेकिन 30 जून तक पूछा जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा 39.93% इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है, as of June 30, 2023, IDFC Limited through its non-financial holding company holds a 39.93% shareholding in IDFC First Bank. 30 जून 2023 तक IDFC लिमिटेड अपनी गैर वित्तीय होल्डिंग कंपनी के माध्यम से IDFC फर्स्ट बैंक में 39.93% शेयरधारिता रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है, IDFC फर्स्ट बैंक एंड IDFC लिमिटेड हैव अनाउंस्ड देयर मर्जर प्लान्स विद अ शेयर एक्सचेंज रेशियो ऑफ 155 इक्विटी शेयर्स ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक फॉर एवरी 100 इक्विटी शेयर ऑफ IDFC। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड ने अपनी विलय योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें IDFC के प्रत्येक 100 इक्विटी शेयरों के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के 155 इक्विटी शेयर का शेयर विनिमय अनुपात शामिल है। द मर्जर एम्स टू सिंप्लीफाई द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, इंक्रीज द बुक वैल्यू पर शेयर एंड स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। द मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट to unforeseen circumstances. Clear? Next question. What is the purpose of the visa acquisition of Pismo? पूछा क्या गया है कि वीजा द्वारा पिस्मो के अधिग्रहण का उद्देश्य क्या है, तो इसका क्या है, टू एक्सपेंड इट्स प्रेजेंस इन लैटिन अमेरिका। क्लियर? क्या बोला गया है इसमें, वीजा द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेमेंट प्रोसेसर हैज अनाउंस्ड इट्स एक्विजिशन ऑफ ब्राजीलियन फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो फॉर $1 billion इन कैश। क्लियर? तो बोला गया है कि दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्रोसेसर वीजा ने $1 billion नकद में ब्राजीलियाई फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो के अधिग्रहण की घोषणा की है। दिस मूव एम्स टू एनहेंस वीजा फुटप्रिंट इन लैटिन अमेरिका एंड डेमोन्स्ट्रेट्स रिन्यूड कॉन्फिडेंस इन द रीजन एमिडस्ट एंड स्लोडाउन इन फंडिंग। तो इस कदम का उद्देश्य लैटिन अमेरिका में वीजा के पद चिन्ह को बढ़ाना और फंडिंग में मंदी के क्षेत्र में नए विश्वास को प्रदर्शित करना है। क्लियर? वीजा एंड पिस्मो, ठीक है, इनका एक्विजिशन हुआ है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which currency denominated debt constituted the largest component of India's external debt? तो कौन सी करेंसी, कौन सा मुद्रा मूल्य, ठीक है, मुद्रा मूल्य वाला ऋण भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक है, तो US डॉलर है, सीधी सी बात है, ऑप्शन बी US डॉलर। ठीक है,
US dollar denominated debt remained the largest component of India's external debt with a share of 54.6% at the end of March 2023. ठीक है, ऑप्शन बी यूएस डॉलर इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, which country has witnessed a doubling of its share of a global commercial services exports from 2% in 2005 to 4.4% in 2022? तो किस देश ने वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी 2005 में 2% से दोगुनी होकर 2022 में 4.4% कर ली है? किसने कर ली है? तो इंडिया इज द राइट आंसर। ठीक है, ये की है हमारे देश भारत ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। द रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक एंड WTO, World Trade Organization, WTO, states that the India has doubled its share of global commercial services exports to 4.4% in 2022 from 2% in 2005. According to a recent report by the World Bank and World Trade Organization, India has witnessed a significant increase in its share of global commercial services exports. ठीक है, the country's share has doubled from 2% in 2005 to 4.4% in 2022. This growth is attributed to various factors including the rise of the service sector and the implementation of reforms to facilitate foreign direct investment in services. Clear? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, how many times has the gross GST collection crossed the rupees 1.6 lakh crore mark since the inception of GST? तो GST की शुरुआत के बाद से सकल GST संग्रह कितनी बार 1.6 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है? तो वो कर गया है 4 बार। 4 times is the right answer। देखें क्या बोला गया है, the government stated that the gross GST collection has crossed rupees 1.6 lakh crore mark 4 times since the introduction of GST. Clear? Next question. What was the total FDI inflow to developing countries in 2022? तो 2022 में विकासशील देशों में कुल FDI प्रवाह कितना था? तो वो था $662 billion. ऑप्शन बी। ठीक है, the UNCTAD World Investment Report 2023 reveals that FDI inflow to developing Asia remain unchanged at $662 billion in 2022 compared to the previous year. FDI flows to India increased by 10% to reach $49.3 billion, positioning India as the third largest host country for greenfield project announcement. ठीक है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और हमने कवर किया जुलाई मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊंगी। कंप्लीट पीडीएफ आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप लोग मुझे ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और चैनल के बारे में अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।